हाँ, अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट लेते हैं। इसका 3 फेज है। पहला फेज जिसमें आप थ्रू इनडेफिनिट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ठीक है। दूसरा फेज, अरे ध्यान दो, यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। और तीसरा फेज फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे याद है, मतलब हमने लिमिट में देखा था कि कुछ लिमिट के क्वेश्चंस कन्वर्ट होते हैं इंटीग्रेशन में, है ना, तो उस टाइप की चीज़। तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं फर्स्ट वाला फेज कि डेफिनेट इंटीग्रेशन थ्रू इनडेफिनिट। अच्छा, होता क्या है, फिर से मैं समझाता हूँ। जब प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन सीख जाते हैं, या हम में से कई लोग पहले से जानते हैं, तो हम ज़बरदस्ती क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि तीनों फेज का अपना इंपॉर्टेंस है। और अभी पिछले 5-6 साल का जो ट्रेंड है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पहले वो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू थोड़ा ईजी होगा और फिर वो थ्रू इनडेफिनिट सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो सबका अपना वेटेज है, ठीक है ना, सबकी अपनी वैल्यू है, तो किसी को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखिए, ये फ्रॉम नाउ से नेक्स्ट वीक तक में ऑलमोस्ट कैलकुलस एंड पे रहेगा, क्योंकि आगे दोनों टॉपिक बहुत छोटे हैं। एरिया अंडर द कर्व 1 क्लास का टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 क्लास का टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये बहुत क्रूशियल है। जैसे कैसे जब मैं एओडी में पहुंच गया था तो बोला था कि पूरे डिफरेंशिएशन की मेहनत यहाँ आप काम आएगी, वैसे ही अब जाके ये जो 2 वीक है ना, ये डिसाइड करते हैं कि हमसे कैलकुलस में वहाँ क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो एकदम प्रॉम्प्ट रहिएगा, ठीक है। जैसे जैसे जो बोलता जाऊँगा बस उसमें ज़रा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी जैसे डेफिनेट में एक शीट दे रहा हूँ, फिर बीच में गुड क्वेश्चंस की भी शीट आएगी, ठीक है। अब सोचो अभी इनडेफिनिट का आपने वो अभी कर ही नहीं रखा है, वाइंड अप करिए जल्दी से जल्दी उधर, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि लेट fx dx इज gx प्लस c, है ना। मान लेते हैं कि f का एंटी डेरिवेटिव g है, और इसके साथ एक और बात बोली गई कि fx इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन a टू b ओपन, ठीक है ना। तो यहां पर a से b fx dx डिफाइंड होता है ना। हम में से ज्यादातर लोग यूजुअली जानते हैं gb माइनस ga, जानते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली होता है gb माइनस ga प्लस। ये मोर जनरलाइज फंडा है, ठीक है ना, कि जो अपर लिमिट है b, है ना, g में उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस a पर उसकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। अच्छा, जहां फर्क नहीं पड़ रहा है वहां तो gb माइनस ga बनेगा, जहां फर्क पड़ेगा वहां हमें लिमिट को सोच लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, आपके सामने एक इंटीग्रल लिखा हुआ है 0 से 1 ln x। तो 0 से 1 ln x का इंटीग्रल क्या होता है, सॉरी ln x का इंटीग्रल क्या होता है, x ln x माइनस x। अब देखो, अगर अपने पास ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो हम 0 पर क्या करेंगे, और जबकि ये कॉन्सेप्ट है तो आप क्या करो, 1 पे तो ये हो गया 0, और माइनस 0 पर इसको क्या लिख लो, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और क्या x ln x, हाँ सॉरी 0 माइनस 1, 1 पे 0 माइनस 1, ठीक है ना, 0 माइनस 1 और माइनस लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और x ln x और माइनस x, ठीक है ना। तो अभी हम लिमिट से जानते हैं वेरी स्मॉल इंटू ln वेरी स्मॉल क्या होता है, 0 होता है। तो 0 माइनस 0 ये क्या हो गया, 0। तो यहाँ से ये अपने पास जो इंटीग्रल की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -1, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास माइनस इन्फिनिटी से 0 x की पावर x dx है, ठीक है ना। तो अब यहाँ तो क्या लगना है, बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स लगना है, तो देखो क्या है, x e की पावर x, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से 0, बीच में कैसा साइन, माइनस साइन, और x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x का e की पावर x dx, और माइनस इन्फिनिटी से 0। अब अगर आप बात समझ रहे हो तो यहाँ इसमें पहले 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 पर 0 और माइनस, फिर अब यहाँ पर क्या रखेंगे, एक बार को मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद तो फिर आप यूज टू हो जाओगे, ठीक है ना। x e की पावर x और माइनस यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रल क्या हो गया, e की पावर x, और क्या
माइनस इन्फिनिटी से 0, है ना। तो देखो हुआ क्या, 0 और माइनस, ये अपने पास क्या फंडा है, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी और नीचे एक्सपोनेंशियल ले लोगे तो ये तो कहाँ जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 और माइनस ये अपने पास क्या आएगा 1 और माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। तो वंस अगेन आंसर इज, और देखा जाए तो ये दोनों इंटीग्रल सेम ही तो लिखे नहीं, ठीक है। अच्छा नहीं थोड़ा सा चेंज है, सॉरी, इसमें अगर हम ln x को t मानेंगे तो फिर वो t की पार्टी पे जाएगा, ठीक है ना, और वो क्या हो जाए 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, सेम नहीं है, अच्छा नहीं ठीक तो है, सेम सेम है। क्या होगा देखो ना, अगर हम ln x को t मानते हैं तो क्या हुआ 1/x dx क्या हो गया dt, ठीक है ना। तो 1/x dx dt हो गया, तो देखो जरा यहां पर क्या होगा, अगर मैं इस इंटीग्रल को लेके चलूं तो i इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, अच्छा इनडेफिनिट में अभी तक क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन जब आप करते थे तो किसी एक क्वेश्चन में कई बार क्या होता था 2-3 सब्स्टिट्यूशन हो जाते थे, पहले t माना फिर u माना, ठीक है ना। तो इनडेफिनिट में फाइनल आंसर लाने के लिए अगर मान लो u तक गए तो पहले u से आते थे t में, t से आते थे फिर x में, ठीक है ना। यहां से चीजें आसान हो गई, क्यों, क्योंकि आप अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो नया जो इंटीग्रल बनेगा उसकी लिमिट्स भी बदल जाएगी, तो यहां रिवर्स जाने की जरूरत नहीं है। तब जैसे मान लो हम यहां पर ln x को t मानते हैं तो क्या हो जाएगा जरा देखो, अगर हम x को 0 प्लस रखेंगे तो इट विल बी माइनस इन्फिनिटी, और अगर हम x को 1 रखें तो इट विल बी 0, है ना। और dx क्या हो जाएगा x dt, यानी कि t e की पावर t dt, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों इंटीग्रल सेम ही लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई है, ध्यान रखिएगा कितनी आई है -1, इस पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहां तो क्या था कि अगर बात हो रही कि fx की ओपन a से b ओपन में कॉन्टिन्यूटी है ना, तो a से b fx dx को हमने ये सीखा, ठीक है। अब यहां क्या बात हो रही है देखो कि लेट fx इज कॉन्टिन्यूअस इन a से b एक्सक्लूडिंग अल्फा, मतलब बीच में कहीं अल्फा पे आ गया लफड़ा, और ऑल्सो इंटीग्रल fx dx इक्वल्स टू gx प्लस c। देन अब यहां पर फंडा क्या है, a से b fx dx को हम लिखते हैं, देखो जो लफड़े वाला पॉइंट है वो उसके अबाउट हमने इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर लिया, मतलब हम इसको लिखते हैं a से अल्फा fx dx प्लस अल्फा से b fx dx। और अगर देखा जाए तो यहां पर क्या बन गया देखो, g अल्फा माइनस माइनस जी ए प्लस और जी बी माइनस माइनस जी अल्फा प्लस। अब सोच के देखो, अगर g की डिसकंटिन्यूटी ऐसी है अल्फा पर कि ये और ये सेम है, मतलब अल्फा पे अगर g की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ओवरऑल वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर अल्फा पे लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो ये डिसकंटिन्यूटी का कोई इंपैक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सब ऑब्वियस बातें आप पहले से जानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास आया 1 से 3 फ्रैक्शनल x dx, तो फ्रैक्शनल x dx का लफड़ा कहाँ पर दिख रहा है हमें, बीच में 2 पर, है ना। तो बीच में 2 पर, तो मैं इसको क्या करूंगा जरा देखिए, तो 1 से 2, है ना, और x माइनस जी आई एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 से 3 और x माइनस जी आई एफ एक्स डी एक्स। और अब देखो यहां से ये क्या बन गया, ये बन गया 1 से 2 x माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 से 3 x माइनस 2 डी एक्स, एंड नाउ इट इज x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, और प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 से 3 तक। तो अगर देखा जाए तो ये क्या आ गया अपने पास, 2 रखेंगे तो 1 और माइनस 0, तो 1/2, ठीक है, 1/2 और प्लस यहाँ पर 3 रखें तो 1 और 2 रखें तो 0, तो इधर से भी 1/2, और आंसर कितना आया
ठीक है। अब देखो, अब यहां पहली मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व का लिंक क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स की बात करी, तो 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस 0 से पाई। अब जरा देखो, कॉस पाई रखा तो 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 कितना आया, 2। तो ये 2 की यहां ग्राफ के रेफरेंस में एक मीनिंग है, और वो मीनिंग देखो ये है, मतलब ये जो अपना एरिया है ना ए, ये है 2 यूनिट्स। ठीक है, फिर मैंने एक इंटीग्रल सॉल्व किया पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, तो पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स वंस अगेन माइनस कॉस एक्स, और पाई से 2 पाई, तो ये आ गया -1 यानी कि -2। अब एक बात नोटिस करो, पाई से 2 पाई में अगर देखा जाए तो ये एरिया भी तो 2 है, ग्राफ की सिमेट्री की समझ अगर हम रखते हैं तो, है ना। लेकिन देखो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो उस एरिया के वैल्यू की नेगेटिव है ना। तो हियर ऑल्सो स्टिल वी आर सेइंग कि एरिया क्या है, 2 है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, एक बार मैं यहां पर इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूं, तो ये आया अपने पास माइनस कॉस एक्स 0 से 2 पाई और -1, ठीक है ना, और +1 एंड इट इज 0। अब अगर इसको इस एरिया के रेफरेंस में देखा जाए तो यहां तो वो वैल्यू यूज ही नहीं हो रही। तो एक्चुअली हुआ क्या, जितना पार्ट ऊपर है वो डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, और जितना पार्ट नीचे है वो डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, और इसकी वजह से वो नलीफाई होकर आंसर आ रहा है 0। बट अगर हम यहाँ एरिया की बात करते तो एरिया कितना होता, 4। तो पहले इस बात को दिमाग में बिठाइए, और आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बात क्लियर होगी कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है ए से बी के दौरान, है ना, मतलब ग्राफ ने एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करा है, ऊपर की बजाय ज़्यादा अच्छा बोलना होगा कि ग्राफ ने अगर एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करा है ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल आपको ऑलवेज एरिया से रिलेट हो जाएगा, चाहे वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो ग्राफ या फिर वो एक्स एक्सिस के नीचे हो। अब मान लो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे है तो वहां एरिया तो दे रहा है बट विथ नेगेटिव है। हाँ, एक बार क्रॉसिंग हो गई तो फिर उसका एरिया से कोई लिंक नहीं है, वो नलीफाई होके क्या दे रहा है, अच्छा ये 0 आए जरूरी है क्या, नहीं, ये हिस्सा और ये हिस्सा में कैसा पैटर्न है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ओवरऑल 0 से 2 पाई में इंटीग्रल की वैल्यू क्या। ठीक है, सेम बात डिस्कंटिन्यूटी में भी हम डिस्कस करेंगे, बट मीनवाइल ये जो अंडरस्टैंडिंग बनी पहले इस बेसिस पर, देखो मैंने यहां रैंडम एक y = fx का ग्राफ बना रखा है, ठीक है ना, जिसमें एक एरिया है a, एक एरिया है b, एक एरिया है c, ठीक है ना, और उन एरियाज की वैल्यूज मैंने दे रखी है 7, 2 और 5, और मैंने यहां कुछ इंटीग्रल्स लिख रखे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम इनका जवाब देते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसका बताओ, 0 से 2 fx dx 7 हो जाएगा, 0 से 3 fx dx कितना हो जाएगा, 0 से 3, तो 5 मत बोलो, +7 -2, ठीक है, जो भी आ जाए, ठीक है ना, 0 से 6 fx dx 7 +5, ठीक है। अब 2 से 6 fx dx, तो 2 से 6 fx dx अपना हो गया -2 +5, 2 से 3 fx dx -2, और मैं अगर बोलूं 2 से 0 fx dx, तो कभी भी रिवर्स जाएंगे तो अगर सीधा है gb माइनस ga तो रिवर्स क्या है, ga माइनस gb, तो जस्ट माइनस साइन का ही तो फर्क आएगा, तो यहाँ पे फिर हम इसको क्या बोल पाए, -7, ठीक है ना। अब देखो इनफैक्ट अगर डिस्कंटिन्यूटी आ गई तो जैसे -3 से 5 सिग्नम x dx है, तो आप फील करो अगर प्रॉपर तरीके से जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे पता है, इसको हम लिखेंगे -3 से 0 और ये
-1 dx और प्लस 0 से 5 और 1 dx। और अगर देखा जाए तो ये अपने पास है -3, ये अपने पास है +5, ठीक है ना। अब अगर नोटिस करो तो सेम बात हम यहाँ भी टैकल कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया 5 यूनिट्स, इस रेक्टेंगल का एरिया 3 यूनिट्स। तो हम इसको सीधा भी कह सकते थे कि जितना हिस्सा नीचे बना, बस ध्यान ये रखना है, जितना हिस्सा नीचे बना उसका एरिया लेके और बाहर क्या साइन लगाएंगे, माइनस, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली हम सीधा भी लिख सकते थे -3 और ये वाला बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया ऊपर बना है +5, ठीक है ना। जैसे देखो मान लो अपने से कहा -2 से 4 GIF(x) dx, तो हम इसको प्रॉपर स्प्लिट करके तो कर ही सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर लेंगे, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। बट अगर आप एरिया की समझ रखते हो तो देखो यहां पर ये एरियाज विथ प्लस साइन लेंगे और ये एरियाज विथ माइनस साइन लेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 1 एरिया के ब्रिक को गिनना है कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो देखो इसमें इस जगह हमें 1 दिख रहा है, इस जगह 2 दिख रहा है, इस जगह 3, तो 3 2 5 1 6, ठीक है। और इस जगह हमें 1 दिख रहा है, इस जगह हमें 2 दिख रहा है, तो 3 नीचे, तो 6 ऊपर 3 नीचे। तो हम सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं +6 - 3 यानी कि 3, है ना। तो इनफैक्ट ये इतना कन्वीनियंट है कि कभी भी किसी फंक्शन का डेफिनेशन टुकड़ों में लीनियर है, टुकड़ों में लीनियर, तो गो थ्रू एरिया, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहां पर ये है ना, इसका ग्राफ हमें पता है क्या होता है, -1 होता है फॉर नॉन इंटीजर और इंटीजर पर क्या होता है 0। अब अगर आप एरिया की समझ रखते हो तो यहां पर क्या होगा, सोच के देखो, ये एरिया निकाल लेते हैं और देखा जाए तो बार बार यही ब्रिक तो बन रहा है। कितनी बार बन रहा है, 10 बार नहीं, 0 से 1 में 1 बार, 1 से 2 में 1 बार, जैसे ही 10 तक जाएंगे तो 10 बार। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 0 से 10, ठीक है, लेकिन विथ माइनस साइन, बोलो ना, 0 से 10 विथ माइनस साइन। और देखो यहाँ पर तो कितना बोल दें, 10 × -1 यानी कि -10, ठीक है। जैसे मान लो अपने को कहा -3 से 5 फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल -x dx, ठीक है ना। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे 1, इंटीग्रल वैल्यू पे 0। तो ये ग्राफ मैंने बना रखा है। अगर देखा जाए तो कोई भी एक एरिया ऐसा ले लीजिए और ये एरिया यहाँ कितनी बार आ रहा है, तो -3 से 0 में 3 बार, ठीक है ना, और फिर 0 से 5 में 5 बार, तो 5 और 3 8, ठीक है ना। अच्छा, इसके हॉलो डॉट का कोई फर्क कैलकुलेशन में नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास हम इसका आंसर क्या बोल देंगे, 8 × 1 यानी कि 8, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले ये कैलकुलेशन किया था 0 से 1 ln x dx, कितना आया था -1, ये आया था -1। अब इसको जरा इस एरिया से लिंक कर लीजिए, देखो ये है कि नहीं, ठीक है। अब एक चीज और बोलता हूं, अरे ध्यान दो, एक चीज और बोलता हूं। जैसे अगर देखा जाए तो ये ब्लू ग्राफ और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच एरिया बाउंड होता दिख रहा है, दिख रहा है, बट यहां एक लफड़ा है, असिम्प्टोटिक बिहेवियर है। तो असिम्प्टोटिक बिहेवियर हो तो क्या बाउंड होगा, अब यहां पे हम नहीं बताएंगे, है ना, एक कैलकुलेशन बताएगा। अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला इंटीग्रल फाइनाइट वैल्यू ले रहा है तो वी कंसिडर इट एज बाउंड, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो बाउंड कंसिडर नहीं हो। तो इंटीग्रल की वैल्यू बताती है कि वो बाउंड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या कंसिडर किया जाएगा, बाउंड, क्योंकि इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, -1, फाइनाइट आ रही है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये जो एरिया बना ना, इसको आपको अब के बाद लर्न रख लेना है, ठीक है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो एरिया है आपके बाद आप इसको लर्न रखिए, ये एरिया कितना आ रहा है 100। अब एक मजेदार बात सुनो, ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार रिकॉल करो, अरे कहाँ ध्यान दे रहे हैं, देखो ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार रिकॉल करो तो ln x
ln माइनस एक्स माइनस ln एक्स माइनस ऑफ ln माइनस एक्स e की पावर x e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये सारे जो ग्राफ्स होते हैं शेप तो यही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो शेप तो यही यूज कर सकते हैं, तो करते हैं। तो जरा देखो तो यहाँ ये एरिया भी तो क्या होगा, यहाँ ये एरिया भी, बस ध्यान रखना है कि ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है। तो यहाँ कैसा बन रहा है, ऊपर। तो यहाँ पे ये एरिया की वैल्यू भी 1 है और इस इंटीग्रल की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। बोलो, मास इंफिनिटी से 0। ऐसे ही देखो यहाँ पर 0 से इंफिनिटी, यहाँ ये जो एरिया है ये एरिया की वैल्यू भी 1 है और ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू भी 1 है। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक लूप का एरिया, इसमें एक लूप का एरिया अब के बाद लॉन रखना है कितना होता है 2। सीधा हम कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। तो अगर मैं एग्जैक्ट हाफ लूप की बात करूं, एग्जैक्ट हाफ लूप की बात करूं, चाहे इधर चाहे इधर, तो क्या होगा 1। हाँ, ये ध्यान रखना है एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है कि एक्स एक्सिस के नीचे। ऊपर बन रहा है तो प्लस के साथ लेंगे, नीचे बन रहा है तो माइनस के साथ। ये अपने कैलकुलेशंस में अब यूज हुआ करेगा। अब देखो, अब एक और बहुत मजेदार बात सिखाता हूं। जैसे अपने पास आया 0 से पाई साइन एक्स और प्लस GIF(x), सॉरी इंटू GIF(x) प्लस GIF माइनस एक्स। अब जरा एक चीज देखो, इसके बारे में हमें क्या पता है कि नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे -1, अदरवाइज 0। तो अब जरा सोचो तो, अगर मैं इसका ग्राफ लूंगा, सुना ध्यान से, इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इसका ग्राफ सोचूंगा तो इसके ग्राफ का मेन कंटेंट तो माइनस साइन एक्स होगा 0 से पाई में, यस और नो, ठीक है। हाँ, क्या होगा इस दौरान, जहां जहां इंटीजर हो रहा होगा वहां माइनस साइन एक्स पे हो जाएगा हॉलो, समझ रहे हो। तो जैसे क्या होगा जरा सोचो, पहले हम इसमें मार्क कर लेते हैं, ये 1 फिर 2 फिर 3। तो इसमें सीन क्या बनेगा देखो आप, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा हॉलो, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा हॉलो, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा हॉलो, ठीक है ना। और वो डार्क चला जाएगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। लेकिन अगर आप जितना मैंने अभी सिखाया उसकी समझ आप रखते हैं तो यहां पर यही एरिया तो काम आएगा, है ना। तो जब यही एरिया काम आएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या दिख रहा है, माइनस। कितने लोग अच्छे समझ गए। अब इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं, है ना। अगर मेरी बात आप समझ गए तब तो सीधा दिख रहा है आंसर, नहीं तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा जरा देखो। तो GIF(x) प्लस GIF मतलब ऑल्टरनेट GIF(x) और प्लस GIF माइनस एक्स का डेफिनेशन हमें पता है कि ये -1 होता है फॉर नॉन इंटीजर वैल्यूज और 0 होता है फॉर इंटीजर वैल्यूज। तो मैं इस आई को क्या करूंगा, 0 से 1 स्प्लिट कर लूंगा। तो 0 से 1 साइन एक्स इंटू -1 dx प्लस 1 से 2 फिर से साइन एक्स इंटू -1 dx, फिर प्लस 2 से 3 साइन एक्स इंटू -1 dx प्लस 3 से पाई साइन एक्स इंटू -1। तो अगर देखा जाए तो -1 तो ओवरऑल क्या आ गया, कॉमन आ गया। और फिर ये क्लब भी कर लो, अगर हम स्प्लिट कर सकते हैं तो किसी पॉइंट के अबाउट क्लब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 0 से पाई और माइनस साइन एक्स dx। तो यही काम तो हम वहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब के बाद अगर आप बात समझ गए हो तो इनफैक्ट हुआ क्या, ये पूरा पार्ट -1 बन के बाहर आ गया। अब मान लो इसकी जगह यहाँ लिखा होता फ्रैक्शनल एक्स प्लस फ्रैक्शनल माइनस एक्स, तो ये पूरा पार्ट 1 बन के बाहर आ। तो कई बार ये हमें उलझा देता है और इसकी क्लैरिटी है तो उलझने की जब बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां तक में हमने जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की डेफिनेट इंटीग्रल की एरिया के साथ, विद और विदाउट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो अब उस पे कुछ एक मजेदार बात है। जैसे देखो यहां नोट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है
कि इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन ए टू बी ओपन, है ना, मतलब हम ये श्योर हैं कि ए से बी में ग्राफ बनाते वक्त पेन लिफ्ट नहीं हुआ, है ना, और ए से बी एफ एक्स डी एक्स जीरो है, मतलब ए से बी एफ एक्स डी एक्स जीरो है, और हम श्योर है कि बीच में ग्राफ बनाते वक्त कहीं पेन लिफ्ट नहीं हुआ। तो अब आप सोचो, इंटीग्रल को अगर जीरो होना है तो ग्राफ का कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे होगा, और जो एरियाज बन रहे होंगे वो इतनी सिमेट्री रख रहे होंगे कि नलीफाई होके जीरो हो रहा होगा, है ना। तो देखो, मिनिमम एक बात तो श्योर हो गई ना कि भाई ग्राफ जो है वो ए से बी ओपन इंटरवल में कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ही करेगा, यस और नो, ठीक है। तो यहां पर वही बात लिखी गई है कि अगर एफ एक्स ए से बी में कॉन्टिन्यूस है और ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज जीरो, तो देन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो विल हैव एट लीस्ट वन रूट इन ओपन ए टू बी ओपन, ठीक है। अब इस तरह का कुछ जाना पहचान लग रहा है, रोल्स में हमने किया था, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो ये रोल्स का ही ऑल्टरनेट रास्ता खोल रहा है। अभी करके देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब आप सोचो, अगर मैं कह दूं कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन ए टू बी ओपन, मतलब ग्राफ ने एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया, या फिर मैं कह दूं एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, अरे कहां ध्यान है, या फिर मैं कह दूं एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन ए टू बी ओपन, फिर से ग्राफ ने एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया, ठीक है ना। तो जब ग्राफ की एक्स एक्सिस पे क्रॉस, मतलब अंदर क्रॉसिंग नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रल के जीरो होने के चांस ही नहीं है। सोच के देखो, अरे जब तक कुछ कटेगा नहीं तब तक जीरो कैसे होगा, ठीक है ना। हाँ, सिवाय इसके कि उस दौरान फंक्शन ही फ्लैट होके खुद एक्स एक्सिस हो जाए, ठीक है ना। समझे मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी, है ना, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं गया। मैंने कहा एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं गया ए से बी में, और फिर भी मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज जीरो। तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि एफ एक्स जो है वो जीरो हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन ए टू बी ओपन, ठीक है ना। इसमें क्वांटिटी बोलना जरूरी है। अगर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे तो जरा सोचो, तो मैं ए से बी में ग्राफ का पार्ट ले लूं एक्स एक्सिस, और बीच बीच में वहां हॉलो बनाता जाऊं और डार्क को कहीं भी रख दूं, तो भी तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। कितने लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो? ए से बी में ग्राफ बना लो एक्स एक्सिस और वहां 3-4 हॉलो मार दो और डार्क को फिर कहीं ऊपर नीचे कहीं दे दो, तो भी तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या है? जीरो है ना। तो यहां क्वांटिटी वर्ड बोला गया है, तो हम मैनिपुलेट कर पा रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन ए टू बी ओपन। तो अब सुनो, यहां से इसका मतलब अब के बाद कभी भी हमें इंटीग्रेंट नॉन नेगेटिव दिख गया, ठीक है ना, इंटीग्रेंट नॉन नेगेटिव दिख गया, डिस्कॉन्टिटी नहीं है और इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो है, तो तुरंत इसके लिए क्या मैनिपुलेट होगा कि एफ एक्स इस दौरान आइडेंटिकली जीरो है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो इन पर क्वेश्चंस कैसे यूज होते हैं, मतलब कैसे फ्रेम होते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू जीरो, जहां abc बिलोंग टू r है और a नॉट इक्वल टू जीरो है, तो कह रहा है देन प्रूव दैट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विल हैव एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 1। अभी हमने रोल्स में कर रखा है, ठीक है ना। क्या करते थे याद करो, इसको फील करते थे f डैश x इक्वल 0 और एक फंक्शन मानते थे इसको इंटीग्रेट करके, तो यहां फंक्शन क्या मानेंगे? ax क्यूब अपॉन 3 प्लस bx स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cx। अरे नींद मत काटो, ध्यान दो पूरा उसको, ax क्यूब अपॉन 3 प्लस bx स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cx। fx मान लिया और अपना काम क्या होता था, जिस इंटरवल में प्रूव करने कह रहा है उसके किनारों पर y की वैल्यू सेम दिखा दो, एक तो वो होता ही था। उसी का अल्टरनेट रास्ता यहां खुला। जरा सोचो तो, मैं यहां पर एक कैलकुलेशन लेके चलता हूं 0 से 1 और ये फंक्शन dx, ठीक है ना। तो मतलब
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स क्या हो गया? बिल्कुल वही वर्किंग है, बस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी एक्स क्या 0 से 1। ठीक है, अब क्या हुआ? तो जब 1 रखा तो a/3 प्लस b/2 प्लस सी, है ना, और माइनस 0। अब देखो ये क्या हो गया? 2a प्लस 3b, सॉरी 2a प्लस 3b प्लस 6c और अपॉन 6 क्या आ गया? अब सोचो ये डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ गई और ये अंदर जो फंक्शन है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो तुरंत हम क्या कहेंगे? इसका मतलब इसका जो ग्राफ है, अरे ध्यान दो, अंडरलाइंड पार्ट का ग्राफ जो है वो 0 से 1 में कम से कम एक बार तो ग्राफ को क्रॉस, मतलब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो तुरंत यहां से हम कह दिए देयरफॉर द इक्वेशन क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 will have at least one root in open 0 to 1 open। अब देखो क्या है, अपने पास अब एक ही क्वेश्चन को करने के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, है ना। तो अब यहां से हम ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को हाथ में रखेंगे और देखेंगे कि किसको अप्लाई करना ज्यादा बेटर है। अब जैसे मैं आपके सामने एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन लेता हूं, था तो मल्टीपल करेक्ट टाइप में, मैंने इसको ट्रू फॉल्स में यहां डाल दिया है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है कि लेट f माइनस π/2 से π/2 से r, मतलब डोमेन कहां से कहां तक है? माइनस π/2 से π/2। कह रहा है बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट f0 1 है और 0 से π/3 ft dt 0 है। 0 से π/3 ft dt 0 है। तो हमें क्या कह रहा है देखना कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट इस इंटरवल में होगा, ट्रू है कि फॉल्स है ना। तो अब जरा देखो, मैंने यहां सोचा क्या कि इसको हम 0 से π/3 में इंटीग्रेट करके देखते हैं। ठीक है ना, अगर ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ गई तो काम हो गया। नॉन जीरो आई तो क्या हुआ? तरीका फेल हुआ, क्योंकि नॉन जीरो आने का मतलब हमें थोड़ी पता है क्रॉसिंग हुई कि नहीं हुई। अरे मान लो ऊपर वाला हिस्सा 8 है, नीचे वाला हिस्सा 3 है, तो वो वैल्यू क्या आई? 5। नॉन जीरो होने का मतलब ये श्योर नहीं कि क्रॉसिंग नहीं हुआ, क्रॉसिंग हो भी सकता है। 0 हो गया मतलब क्रॉसिंग पक्का है। तो देखो यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने फर्स्ट के लिए एक इंटीग्रल लिया 0 से π/3 और fx माइनस 3 cos 3x dx। ठीक है, अब जरा देखो तो 0 से π/3 fx dx और माइनस 3, ठीक है, और cos 3x को क्या लिख लेते हैं? sin 3x अपॉन 3। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है, एक तो गिवन है कि 0 से π/3 ft dt इज 0। तो देखो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है? 0। ठीक है ना, तो ये तो अपना 0 हो गया और माइनस 3 टाइम्स, अब जरा देखो तो sin π/3 रखे तो 0 माइनस 0, मतलब क्या आया, है ना। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सेकंड वाले के लिए कह रहा है हैज एटलीस्ट वन रूट इन। तो सबसे पहले तो राइट साइड क्या तैयार होना चाहिए? 0। तो हमें सोचा इसको कहने, सॉरी हमें इसको सोचने का, हम इसको क्या करेंगे? 3 sin 3x और प्लस 6/π इक्वल टू 0 कर लें। ठीक है ना, अब देखो तो यहां से ये अपने पास क्या आ जाएगा? अब सेकेंड में इंटीग्रल हम लेके चलते हैं, बताओ तो 0 से π/3 और fx माइनस 3 sin 3x, ठीक है ना, और प्लस 6/π dx। ठीक है ना, अब इसको लेके चलो तो 0 से π/3 और fx dx
और देखो यहाँ से ये क्या हो गया, -3 माइनस माइनस +3 कर देते हैं, और cos 3x अपॉन 3 बोलो क्या, 0 से π/3 और प्लस 6/π, और चलेगा क्या? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो 0 से π/3 fx dx, ये तो हो गया 0, और इस जगह देखो तो 3, और cos π/3 रखो तो -1, ठीक है ना, समझ रहे हो? cos π/3 रखो तो cos π क्या हुआ, -1, तो -1 अपॉन 3, और देखो यहाँ से 6/π इंटू कितना हो गया, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो अब यहाँ देखो इसका ये वाला मेथड यहाँ ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। अब मैं अगर बोलता कि नहीं, क्या हम इसको जो रोल्स में सीखे उससे कर पाएंगे? क्या हम इसको जो रोल्स में सीखे उससे कर पाएंगे? ठीक है, तो रोल्स में जो सीखे उससे करने के लिए हमें, रुको ना, इसको ट्रीट करना पड़ेगा कि ये g' x = 0। अरे कहां देख रहे हैं, इसको ट्रीट करना पड़ेगा कि ये g' x = 0 है, और हमें इसके लिए एक gx चाहिए होगा, है ना। तो अब gx को मानने में यहां पे समस्या है, f का एंटी डेरिवेटिव अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं कह रहा हूं कोई समस्या नहीं है, आप यहां लीबनिज के फंडे को घुसा दीजिए। कितने लोग बात समझ गए, है ना। तो मैं यहां पर एक ऐसा फंक्शन मानना चाह रहा हूं जिसका डेरिवेटिव आ जाए fx - 3 cos 3x, ठीक है ना। तो जरा देखो, मैं fx के लिए क्या सोचूंगा पता है, 0 से x ft dt। अब और कितने लोग बात समझ गए, 0 से x ft dt, अरे बोलो ना, ठीक है ना। 0 से x ft dt, और cos 3x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 3x अपॉन 3। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को उस ऑल्टरनेट मेथड से करना चाहूं, तो देखो फर्स्ट के लिए लेट कर लेते हैं, gx = लिखा हो तो क्या, 0 से x ft dt और माइनस sin 3x। अब क्रॉस वेरीफाई करो कि आपने सही माना है कि नहीं, तो इसको करो डिफरेंशिएट। gx ऐसा मानोगे तो g' क्या होगा, g' आ जाएगा fx और -3 cos 3x। परफेक्ट है, जो हम चाह रहे थे। फ्लो मत तोड़ो, ठीक है। g' क्या आ जाएगा, fx माइनस, मैं तो क्रॉस वेरीफाई करके लिख दिया, फिर भी तुम्हें देखो। अब यहां पे तो रोल्स का काम क्या बचा, अब यहां रोल्स का काम बचा किस इंटरवल में सोचना है हमें, 0 से π/3 में। तो एक तो हम g0 देखते हैं, तो g0 देखो तो क्या आएगा, g0 आ जाएगा 0 से 0 ft dt और -0, कितना आ गया 0, और g π/3 कितना आएगा, तो 0 से π/3 ft dt और -0 से π/3 क्या, सॉरी अरे क्या लिख रहा हूँ, हाँ 0 से π/3 ft dt और -sin π। अब देखो ये तो गिवन था 0, तो ये क्या आ गया 0, है ना। बट ज्यादा कन्वीनियंट क्या लग रहा है, तो यही मैं कह रहा हूं कि तरीके अब के बाद हमें दोनों पता है ना। तो अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे ही एटलीस्ट 1 वाला फंडा आया, तो एक नया टूल हमारे पास अब एडेड हो गया कि जैसे ही किसी इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रूट सोचा क्वेश्चन के हिसाब से, तो तुरंत हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इन लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देंगे, प्रोवाइडेड कि हम श्योर हो कि ये गोले में डिस्कॉन्टिन्यूटी नहीं है। ये एक न्यू टूल हमारे पास ऐड हो गया। ये कामयाब कब होगा, जब इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाए 0। फेल कब होगा, जब इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाए नॉन जीरो। इंटीग्रल की वैल्यू नॉन जीरो आना मतलब हम कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, 0 आया मतलब काम हो गया, ठीक है। तो अपने पास यहां के बाद एक और न्यू टूल एडेड है। चलो अब थोड़ा ये वाला देखते हैं।
यहां मैंने 2 पॉइंट लिखे थे, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला, है ना। तो अब ये सेकंड वाले पे आपको दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि लेट एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूअस इन 0 to 2। अब कह रहा है इफ 0 से 2 30x स्क्वायर माइनस 5fx इंटू एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 288, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ हाफ। अब आपको हवा ही नहीं लगेगी क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, एक आर्बिट्ररी एफ इन्वॉल्व है, ठीक है ना, एक आर्बिट्ररी एफ इन्वॉल्व है और उस एफ के लिए किसी इनपुट पे आउटपुट पूछ रहा है ना। तो ये नॉर्मल तरीके से तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। आपको यहां इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है, इससे एफ एक्स कैसे निकले आएगा, सोचने वाली बात है। और एफ एक्स निकलेगा नहीं तो हम एफ हाफ बताएंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये क्या सोच के फ्रेम होता है, ये सोच के फ्रेम होता है कि आप सबसे पहले राइट साइड बनाइए 0 और लेफ्ट साइड पूरी चीज आ जाए, सारी चीज, और वो 0 से 2 के अंदर कुछ एक नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव एक्सप्रेशन तैयार हो जाए और वो इंटीग्रल 0 है। तो फिर हम कह पाएंगे कि ये 0 तभी होगा जब वो एक्सप्रेशन ही 0 हो जाए उस दौरान, ठीक है। तो अब देखो यहां पर आपको एक थॉट आएगा, देखना एफ स्क्वायर एक्स है और उसके साथ एफ एक्स फिर यहां भी मल्टीप्लाइड है, तो आपको यहां थॉट आएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का थॉट आएगा तो जरा देखो यहां क्या हुआ। देखो यहां से मैंने इसको कर लिया 0 से 2, ठीक है ना। और देखो बेसिकली -5, तो पहले तो एक 5 निकाल लो, है ना। तो 5 निकाल लो तो ये अपने पास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है अपने पास, या -5 निकाल लो तो ये क्या दिख रहा है, एफ स्क्वायर एक्स और माइनस 6x स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अब सोच के देखो 6x स्क्वायर इंटू एफ एक्स दिख रहा है, तो इसको हम फील करते हैं 2 इंटू 3f स्क्वायर, मतलब बेसिकली 6 को क्या फील कर लो 2 इंटू 3। तो आपको वहां पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहां ये क्या फील हो रहा है पता है क्या, 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू एफ एक्स। तो अगर हम 3x स्क्वायर का स्क्वायर क्रिएट कर पाए, यानी कि प्लस 9x की पावर 4, अब ये काम तो हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करने से ये ब्रैकेट विल बी नाउ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब ये काम हमने खुद से करा है, तो ये काम हमने खुद से करा तो इसका काउंटर पार्ट बैलेंस करना पड़ेगा। तो काउंटर पार्ट क्या बैलेंस होगा, +5 टाइम्स और 0 से 2 और 9x की पावर 4 dx। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस काम को करने में जो नई चीज क्रिएट हुई अगर ये इससे कैंसिल हो जाए तो कहानी खत्म है, ठीक है ना। तो अब अगर लॉजिकल क्वेश्चन बना है तो बिल्कुल ये हर हाल में कैंसिल होगी, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या हुआ, यहां पर ये बन गया -5 टाइम्स और 0 से 2 और क्या लिखेंगे एफ एक्स माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। और देखो यहां से ये 45 और ये क्या हो गया x की पावर 5/5। तो x की पावर 5/5 मतलब 2 की पावर 5/5। अब देखो बेसिकली इट इज नाउ 32 इंटू 9। अब 32 इंटू 9 288 ही तो हुआ। तो क्या हुआ, ये पूरी चीज इसके साथ हो गई कैंसिल। और फाइनली यहां से जो हमें मिल रहा है देयरफॉर 0 से 2 और एफ एक्स माइनस इसका होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आप देखो, अब ये इंटीग्रल 0 है और अंदर वाला एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो ये तभी हो सकता है जब 0 से 2 के दौरान ये आइडेंटिकली 0, मतलब यहां से अपने पास पता है क्या मैनिपुलेट हुआ कि देयरफॉर एफ एक्स माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to 2, अगर f की 0 और 2 पे कॉन्टिन्यूटी है, अदरवाइज ओपन में लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से, लेकिन अब इंटरेस्टिंग क्या है, इस आर्बिट्ररी एफ एक्स का नेचर हमें केवल 0 से 2 में मिला,
ना 0 के पीछे का कुछ हमें पता है, ना 2 के आगे का कुछ पता है। तो क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो 0 से 2 के अंदर की चीज पूछेगा। तो क्या पूछा है अपने से? एफ ऑफ हाफ। तो एफ ऑफ हाफ का मतलब तुरंत अब यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ हाफ इक्वल टू कितना हो गया? 3/4। अब देखो सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करोगे, ठीक है ना? घर पे ट्राई करना, मैं जब नोट्स भेजूंगा तो ये सॉल्व किया हुआ रहेगा। क्लैरिटी आई? बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। मेन है इसमें थॉट आ जाना चाहिए, अच्छा ये आर्बिट्ररी, अब जैसे देखो यहाँ आर्बिट्ररी जी है तो जादू थोड़े ना होगा कि ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब लॉजिक लगेगा। तो लॉजिक का मतलब है अंदर नॉन नेगेटिव क्रिएट करना या नॉन पॉजिटिव क्रिएट करना, और राइट साइड क्या होना चाहिए? 0। तो हमें जो 0 मैनिपुलेट होता है वो उतने दूर में मैनिपुलेट होता है, ठीक है ना? अब देखो कुछ बेसिक बातें, a से भी एफ एक्स डी एक्स बोलो या a से भी एफ टी डी टी बोलो, बात तो एक ही है। मतलब इंटीग्रेंड के अंदर वेरिएबल कुछ भी हो, है ना, उससे ओवरऑल वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवर वैल्यू तो अल्टीमेटली क्या होगी? ओवरऑल वैल्यू GB माइनस GA। अरे बोलो ना, रिस्पॉन्ड करो ना। अच्छा, a से भी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस b से a एफ एक्स डी एक्स, है ना? बेसिकली एक है GB माइनस GA, तो दूसरा है माइनस ऑफ GA माइनस GB, दोनों तो सेम ही हो गया। मतलब कभी भी आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो इंटीग्रल अपना साइन पलट लेता है, ठीक है ना? अब यहां से कुछ एक जरूरी बातें जो मैं अपनी सॉल्विंग में यूज करता हूं। देखो यहां मैंने एक चीज लिख रखी है कि अगर मैं यहां इस इनपुट में एक c जोड़ता हूं, इनपुट में मैं एक c जोड़ता हूं और वो c मैंने लिमिट्स में घटा दिया, तो इससे इंटीग्रल की ओवरऑल वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होती। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे चले जाओ तो आपको विजुलाइज हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स से एफ एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे मिलता है? एक्सिस को शिफ्ट करके। कैसे? बेसिकली एक्स एक्सिस तो अपनी जगह रहता है, वाई एक्सिस शिफ्ट होता है। अब जैसे आपने इनपुट में 2 जोड़ा तो वाई एक्सिस क्या शिफ्ट होगा? राइट साइड, है ना? और 2 घटाया तो लेफ्ट साइड, ठीक है ना? तो लिमिट्स उस हिसाब से चेंज हो गई। एक तो ऐसे सोचा जा सकता है इसको, दूसरा आप देखो तो एक और तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं x प्लस सी को t मानूं तो dx क्या होगा? dt। तो अगर मैं x प्लस सी को t मानूं तो dx होगा dt। तो जरा इसका RHS देखो तो इसका RHS देखो तो ये हो गया ft dt, और जब x को a माइनस सी यहां रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, ठीक है? और जब x को b माइनस सी रखोगे यहां तो t की वैल्यू कितनी आ रही है? b, ठीक है ना? तो आपको यहां से ये क्या फील हुआ? a से b एफ टी टी, ठीक है ना? तो अब पता है यहां से अब एक नियम बना लिया, ठीक है? बहुत काम की चीज है ये, है ना? ये उतनी ही काम की चीज है जितनी लिमिट में वो था ना कि नॉन जीरो फैक्टर्स को हम बाहर निकालते हैं, उतनी ही काम की चीज है ये, ठीक है ना? मैं अब के बाद इंटीग्रैंड में इनपुट में कुछ भी एडेड या सब्ट्रैक्टेड बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, है ना? तो जैसे देखो यहां पर हमें एक दिख रहा है 1 से 6 एफ एक्स प्लस 3dx। मैंने तुरंत यहां पे क्या करा? जहां जहां इनपुट था उसमें 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर मैंने यहां 3 से सब्ट्रैक्ट किया है तो फिर लिमिट में मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? वैसे ही देखो यहां पर क्या है? इंटीग्रैंड में इनपुट में क्या है? 2 सब्ट्रैक्टेड है, तो मैं यहां क्या करूंगा? इनपुट में 2 ऐड कर दूंगा, ठीक है ना? और फिर इसका काउंटर पार्ट क्या बैलेंस करना पड़ेगा? लिमिट्स में 2 सब्ट्रैक्ट। तो लिमिट्स में 2 सब्ट्रैक्ट तो -7 से 5। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखो इस इंटीग्रैंड के मुकाबले इस इंटीग्रैंड का लुक ऑलवेज बेटर होगा। फिर तो विजुअलाइज कर पा रहे हैं, है ना? तो ये एकदम अब के बाद नियम बना लेंगे, कहीं फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम इनपुट में एडेड सब्ट्रैक्टेड देखना ही नहीं चाह रहे, ठीक है ना? उसको निपटा दिया। फिर देखो एक और बात आ रही है, देखो यहां क्या किया मैंने? x में c मल्टीप्लाई कर दिया, तो x में c मल्टीप्लाई कर दिया और जो x में डाला वही बाहर डाल दिया और लिमिट्स में डिवाइड कर दिया। तो ऐसा करने से ओवरऑल इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा,
इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से सोच सकते हो क्या होता है। आप जब x में कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो ग्राफ क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है, या कुछ डिवाइड करते हो तो एलोंगेट होता है ना, तो वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। एनीवेज हम नहीं विजुअलाइज कर पा रहे, कितने लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो ग्राफ से, ठीक है कोई बात नहीं विजुअलाइज कर पा रहे तो हम सफिशिएंट से करते हैं। हम यहाँ पे फिर से x इंटू सी को t मान लेते हैं और RHS लेके चलेंगे। तो x इंटू सी को t माना तो c dx क्या होगा, dt। अब RHS लेके चलो, तो ये c कॉपी किया और देखो ft और dt। अब जरा देखो तो मैं x को एक बार a बाई सी डालता हूं तो t क्या देखा, c कट के a, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या डाल दिया a, ठीक है ना। और अरे देखो ये गलती हो गई, dx को dt बाई सी, ठीक है, dx को dt बाई सी, बोलो dx को dt बाई सी। और फिर से कह रहा हूं x को एक बार a बाई सी डाला तो t क्या मिला a, ठीक है। अब x को एक बार b बाई सी डालते हैं तो t क्या मिलेगा b, दिख गया क्या, ये c और c नलीफाई हो गया और फाइनल हमें ये क्या दिख रहा है, a से b ft dt। अब देखो इसके यूटिलिटी क्या होगी, जैसे ये अपने पास एक इंटीग्रल दिख रहा है क्या, 4 से 12 fx अपॉन 2 dx, ठीक है ना। तो 4 से 12 fx अपॉन 2 dx, मुझे यहाँ ये 2 चाहिए ही नहीं, मुझे यहाँ ये 2 चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे इनपुट को 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अगर मैं यहाँ इनपुट को 2 से कर दूँ मल्टीप्लाई तो सबसे पहले तो बाहर इम्पैक्ट आएगा, बाहर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और लिमिट्स में करना पड़ेगा डिवाइड। तो 4 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हुआ 2, 12 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हुआ 6। मतलब बेसिकली हम इस इंटीग्रल का अगला स्टेप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात वही है घूम फिर के कि इसके मुकाबले इसका लुक हमेशा बेहतर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, यहाँ 4 है, अब ये 4 हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या फील हो रहा है, इनपुट को 4 से हम कर देते हैं डिवाइड। तो जैसे ही आप इनपुट को 4 से करोगे डिवाइड तो पहला इंपैक्ट तो बाहर आएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा और लिमिट्स में 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 4 से 12, ठीक है ना। अब एक बार, अब यहां से अब जाके हम ऑल सेट है टू स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तो बस एक बेसिक आइडिया ले रहे थे, ठीक है ना। अब सुनो क्या है, एक इंटरेस्टिंग बात है ना। जैसे मैं बार बार बोलता था कि भाई इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर आपको कभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई ऐसे सोर्स को कर रहे हैं जिसका आंसर आपके पास है, तो जहां आपने को फील हुआ कि नाउ वी कैन सॉल्व दिस, तो वहां पे अपने मन पे नियंत्रण रख के लास्ट तक सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब उसका देखो मैं यहाँ लाइव डेमो देता हूँ, ठीक है ना। एक लल्लू सा इंटीग्रल है इनडेफिनिट का, तो कौन सा टाइप है बताओ, 10x/2 का टाइप है कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कितने लोग इसके सही आंसर तक पहुंचते हैं, करिए। चलो देखो सबसे पहले तो पैथेटिक सिचुएशन देखो कि कोई आंसर तक ही नहीं पहुंचा, एक ने जस्ट अभी आंसर बोला है और हमें पता है पाथ क्या है। सबसे आसान वाला इंटीग्रल आपके सामने लिखा है, क्या है आंसर बताओ। हाँ देखते हैं आंसर तक पहुंचते हैं कितने लोग का सही होता है। देखो क्या हुआ, 0 से π/2। एक्चुअली समस्या क्या है ना, इंडेफिनिट में हमें एक टाइम आता है जब लगने लगता है ये सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ तो उससे उस फीलिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। वी हैव टू रीच टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। ये माइंडसेट का फर्क है। देखो यहाँ पर क्या होगा, हमने सबसे पहले तो यहाँ tan वाला फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया 4 × 1 + tan स्क्वायर x/2 और प्लस tan x/2 और न्यूमरेटर में जाके हो गया, बात नहीं, sec स्क्वायर x/2, ठीक है। अरे मत करो बात, डिस्टर्ब हो रहा है। sec स्क्वायर x/2। अब क्या करते हैं, tan x/2 को t मानते हैं, तो हाफ sec स्क्वायर x/2 dx dt हो गया, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रल बन गया, देखो 0 पर तो 0, π/2 रखा तो 1 और देखो ऊपर 2 dt
और नीचे क्या हो गया 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4। तो फाइनली अपने पास ये क्या आ गया, देखो 0 से 1 और dt, और नीचे क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। एक काम करते हैं उस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो t स्क्वायर 5/2t प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है हाफ और 0 से 1 और dt अपॉन t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस 25/16 माइनस 9/16। अब ये किससे रिजेंबल कर रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ और 1/2a, मतलब 1/2a का मतलब 2 इंटू 3 ऊपर 4, ठीक है ना। और ln मॉड के अंदर t प्लस 5/4 माइनस 9/16, सॉरी माइनस 3/4, ठीक है ना। और t प्लस 5/4 प्लस 3/4, ठीक है ना। और 0 से 1, तो 0 से 1, तो देखो यहाँ क्या हुआ, ये 1/3 और ln के अंदर देखो अब रखते हैं 1 वाला रखोगे तो ये क्या हो गया 4 प्लस 5 माइनस 3 और अपॉन 4 प्लस 5 प्लस 3 और माइनस 0 वाला रखते हैं तो 0 प्लस 5 माइनस 3 और अपॉन 0 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। 4 हाँ, अरे अरे क्या कर दिया यार, ओहो, ठीक है। ये ऐसा बात नहीं, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, माइनस ln, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास, ठीक है ना। अब देखो यहां से ये क्या हुआ, तो 1/3 और ln ये सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2, नहीं तो ln 2, और इनफैक्ट ये वाला सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 2 और अपॉन 6, यानी कि 1/, रुको ना, रुको, ये वाला हो गया अपने पास 9 माइनस 3 6 है ना, और अपॉन हाफ ना, बेवकूफ 2 बोल रहा है, हट, और यही, और ln ये अपने पास क्या हो गया 2/8 यानी कि 1/4, तो 1/4। अब देखो ये क्या हुआ, बेसिकली इट इज ln 2, ठीक है ना। कितने लोग आ रहा है, हाथ उठाओ, चुप रहे, देख पहले हाथ उठाते थे, है ना, आधी से भी कम जनता, ठीक है ना। एनीवेज देखो मैं बस ये डेमो देना चाह रहा हूं कि पाथ हमें पता है ना, तो भी आंसर तक रीच करना हमें स्ट्रगल हो रहा है। अब सुनो, मैं जो वर्कशीट डालूंगा, ठीक है ना, उसको कर जाएंगे तो वो पुराने पाप धुल जाएंगे, ठीक है ना। पुराने पाप मतलब क्या, नाउ वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है ना। तो उस वर्कशीट में इजी क्वेश्चंस है, आंसर तक रीच करने का कॉन्फिडेंस गेन करना, ठीक है ना। अब देखता हूँ आज वहां तक पहुंचता हूं तो डालूंगा, नहीं तो कल डालूंगा। अब देखो कुछ चीजें हैं जिनमें डेफिनेट इंटीग्रल में केयरफुल भी रहना है। जैसे अब देखो यहां पर आपको क्या थॉट आ रहा है, सेम टाइप है, 10x/2 का थॉट आ रहा है, लेकिन लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई, तो आप यहाँ 10x/2 यूज नहीं कर सकते, क्यों, पाई पर उसका लफड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जस्ट मैं अभी लिख रहा हूं, वी कांट यूज cos x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, बात नहीं, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, हम ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इसका रेमेडी क्या है, क्या कैसे सॉल्व होगा, वो अभी उस पर बात नहीं हो रही, ठीक है ना। हाँ, एक चीज तो हमेशा अवेलेबल है कि जहां लफड़ा है उसको किनारे पे लेके चले जाओ, है ना, बट बेहतर तरीके आगे खुलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहां पे आपको क्या फील हो रहा है, sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करने का आप नहीं कर सकते, उसका फिर π/2 पर लफड़ा है, मतलब वी कैन नॉट मल्टीप्लाई
वी कैन नॉट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेक स्क्वायर, ठीक है। हाँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, हम इसको कोसेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका लफड़ा किनारे पर हो रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर सेम क्वेश्चन को देखो मैं कैसे निपटा दूंगा। कोसेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया dx, और यहाँ 2 कोसेक स्क्वायर एक्स है, उसको क्या लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी क्या आएगा कॉट स्क्वायर एक्स, है कि नहीं, है ना, और 0 से पाई। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉट एक्स है वहाँ क्या डाल दो t, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा माइनस dt, और नीचे क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2, और देखो 0 प्लस पे ये होगा इन्फिनिटी, और पाई पर ये होगा माइनस इन्फिनिटी, पाई माइनस पे ये होगा माइनस इन्फिनिटी। ध्यान दो, तो यहाँ से माइनस को तो यहाँ लिमिट्स में सेट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ऊपर dt हो गया, और इसको कोफिशिएंट से करते हैं फ्री, तो ये हो गया 1/3, और देखो अब ये इंटीग्रेबल है, क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t/a, तो 1/a का मतलब क्या हो गया √2 ऊपर √3, और tan इनवर्स t/a, t/a मतलब है कि नहीं, और ये कहाँ से कहाँ, अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया 1/√6, और tan इनवर्स इन्फिनिटी रख रहे हो तो π/2, और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी रख रहे हो तो माइनस माइनस प्लस π/2। फाइनली अपना आंसर क्या आया π/√6। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये आपको स्टैंडर्ड टाइप दिख रहा है, q√q का लास्ट वाला टाइप है ना। इसमें क्या करते थे पावर्स की हेराफेरी, यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्यों 0 है बीच में, एक्स स्क्वायर को आप नीचे से ऊपर ले जाना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो वी कांट यूज पावर्स की हेराफेरी, है ना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, ये सब रास्ता आगे खुलेगा, है ना। हाँ, लेकिन वही मान लो अगर ये 0 से 1 लिखा होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब यहां हम वही काम कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा जरा देखो तो, x की पावर -3 dx हो जाएगा, और ये 1 + 2x की पावर -2, और 1 प्लस, ठीक है ना, और 0 से 1, ठीक है। अब देखो रूल क्या कहता है, इट इज बिहेविंग लाइक dx/L√L, कहाँ देख रहा है, कहाँ नीचे देखता रहता है, dx/L√L, तो इसका रूल क्या होता है, रूट के अंदर के लीनियर को क्या मानते हैं t², ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 + 3, ये हो जाएगा -6 x की पावर = 2t dt, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से ये क्या आ गया -1/3, और ऊपर dt, और देखो इसको अलग से टैकल कर लेते हैं, 1 + 2x की पावर -2 को क्या लिख सकते हो 1 + 2 t² -1/3, तो ये कितना हो गया 2t² और +3 -2 मतलब +1/3, तो ये 2t² +1/3। अच्छा, अब यहाँ से वो सारे नियम कानून फॉलो होंगे, तो नियम कानून में सबसे मेन तो होता है रूट से फ्री होगा मॉड के साथ, तो यहाँ पर कायदे से ये मॉड t और ऊपर अपना dt है। हाँ क्या, हाँ अरे तो ये कर दिया ना दर्द, हाँ t, सॉरी एक t, ओहो हाँ ठीक है एक t है ना। अब लिमिट्स की बात करते हैं, तो लोअर लिमिट क्या होगा बताओ 1, हाँ ठीक है ना। तो बी वेरी मच केयरफुल, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो ये 0 यहां डाल रहे हो ना, डाल सकते हो क्या, है ना, 0 प्लस डाला जाएगा, ठीक है ना।
तो 0 प्लस डाला जाएगा और हम इसको 0 डाल के मस्त 0 बना देते हैं। नेगेटिव पावर है ना x पे, ठीक है। गलती हुई है ना, आगे से ध्यान रखना, मैं कितना ही बोलूँगा गलती होगी, है ना, इसीलिए ऐसा माहौल बनाता हूँ कि गलती ना हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, हम क्या रखेंगे 0 प्लस, तो 0 प्लस पे ये क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। और जब हमने 1 रखा तो ये हो गया 2, ठीक है ना। तो अच्छा ये भी पता है, अपने एक घटिया सा थॉट आता है, सर -2 क्यों नहीं लिया, ठीक है ना। तो इट इज लाइक कि हमने इस रूट को t माना था। कितने लोग बात समझ गए, है ना। तो वो घटिया थॉट नहीं आएगा, ठीक है ना। कैसे दिमाग पढ़ लेता हूं मैंने। अब देखो, अब यहां से क्या हुआ, ये माइनस कंज्यूम करा तो 1/3 और 2 से इन्फिनिटी, और अब ये जा चुका है, मॉड t और t कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर क्या हुआ dt और अपॉन 2t² -1 इंटू 2t² +1 और ऊपर 3, ठीक है ना। अब देखो यहां से अपने पास हाफ, बात नहीं, 2 से इन्फिनिटी dt अपॉन t² +1/2, फिर वही क्या 1/a यानी कि √2 और tan इनवर्स t/a यानी कि √2t 2 से इन्फिनिटी। तो ये फिर से आ गया अपने पास 1/√2, और अपर वाला रख रहे हैं तो π/2 और माइनस लोअर वाला रख रहे हैं तो tan इनवर्स 2√2। अब π/2 माइनस tan इनवर्स 2√2 को हम चाहें तो लिख सकते हैं cot इनवर्स 2√2, ठीक है। अब एक ये सब हम सिंपल देख रहे हैं, कहाँ कहाँ केयरफुल रहना है, ठीक है ना। अब देखो अब एक इंटीग्रल लिखा हुआ है x² dln x, मतलब मैं कह रहा हूं कि x² को हमें विथ रेस्पेक्ट टू ln x इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू ln x इंटीग्रेट करना है, तो देखो यहां पर इसको जो मैं करूंगा, अच्छा दो रास्ता था, या तो हम यहां x² को ऐसे एक्सप्रेस कर दें कि वो ln x का फंक्शन आ जाए, ध्यान दो, है ना, वो भी एक तरीका है, बट ज्यादा कन्वीनियंट है आप dln x को लिख लो 1/x dx, है ना। नाउ इट इज बिहेविंग लाइक x dx, और इसका जवाब क्या हुआ, ठीक है। अब देखो, लेकिन यही अगर डेफिनिट में आया, अब यहां क्या लिखा हुआ है -1 से 1 x² dln x, ठीक है, सुनो ध्यान से, -1 से 1 x² dln x। सबसे पहले बताओ कितने लोगों को थॉट आ रहा है कि सर यहां ln x इन्वॉल्व है, आप नेगेटिव में कैसे चले गए, किसी को आ रहा है, क्यों नहीं आना चाहिए, हाँ मॉड कहां दिख रहा है तुम्हें, क्यों नहीं आ रहा है थॉट, नेगेटिव में कैसे गया, हाँ, है ना। तो बेसिकली अब यहां से, अच्छा बोल को नहीं रहा था, है ना, मन में सबके यही था, ठीक है ना, तुमने सही जवाब दिया। ये जो लिमिट्स होते हैं ना, वो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है, उसके लिमिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जब मैं यहां इसको कन्वर्ट करूंगा तो देखो क्या होगा, गौर करो, x² और dln x को हमने लिखा, तो बेसिकली जब ln x -1 था तो x क्या, तो वो हो गया e⁻⁻1, और जब ln x 1 था तो x क्या, है ना। तो इट इज नाउ x²/2, और कहां से कहां तक, e⁻⁻1 से e, यानी कि e² e⁻⁻2 अपॉन, ठीक है। अब कहां कहां क्या केयरफुल रहना है वो हमने देख लिया। अब यहां से हम खूब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक बार, मतलब एक कॉन्फिडेंस गेन होना चाहिए कि नहीं, डेफिनिट थ्रू इनडेफिनिट तो अब मस्त वाला आता है, ठीक है ना। तो अब आज देखता हूं कहां तक पहुंचता हूं। मैं वो प्रैक्टिस शीट तो डालूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस अभी मैं मार्क करूंगा, उनको अभी टच नहीं करना, ठीक है ना। एक बार आप उसको करना तो शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब जैसे मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं, अब यहां से क्या प्लान है अपना, क्वेश्चंस खूब सारे कर रहे हैं और आंसर तक रीच करने की कोशिश करें, ठीक है ना।
और अभी कोई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जितना हम जानते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को उसी के थ्रू काम होगा, ठीक है ना। तो चलो अब यहां से देखो, हमें दिख रहा है इफ 16 1 से 2 dx, और सोर्स अपना पूरा जेई मेन या जेई एडवांस है, ठीक है ना, मतलब आलतू फालतू इधर से क्वेश्चन नहीं लिया, सब जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर इसको लेके चलते हैं। अब देखो यहां क्या सजेस्ट कर रहा है टाइप, पावर्स की हेरा फेरी। अरे बोला तो करो यार तुम लोग, हट, इसका लुक ही इतना कॉम्प्लेक्स है, सीधा दिख रहा है पावर्स की हेरा फेरी। तो देखो यहां पर हम इसको अगर आई लेके चले, या चलो 16 टाइम्स, और यहां पर क्या करते हैं, यहां से 2 पावर निकालो, तो 2 पावर निकालोगे तो बाहर आएगा कितना, 4 3 7, ऊपर जाके -7, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, x की पावर -7 dx और का स्क्वायर, और 1 से 2। अब देखो यहाँ पर 16, और इनफैक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, क्या होगा 1 + 2 x की पावर -2 को t, अरे बात नहीं, तो ये क्या हो गया -4 x की पावर। अच्छा एक और बात, डेफिनिट में आते ही सब्स्टिट्यूशन बहुत ही कन्वीनियंट चीज हो गया, क्यों, क्योंकि हमें वापस नहीं जाना, नया वेरिएबल से पुराने वेरिएबल पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन दिखा, एकदम फटाफट अगले स्टेप में उसको आसान बनाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे ये लिखा, तो अब ये क्या आ जाएगा जरा देखना, -16/4, ठीक है ना, और 1 रखा तो 1 + 2 कितना आ रहा है 3, और 2 रखा तो 1 + ½ 1 + ½ मतलब 3/2, ठीक है ना। और ये ऊपर क्या हो गया अपने पास, जरा देखना तो -3 पावर dx के साथ तो क्या बन चुका है dt, और बचा कितना -4, तो -4 पावर, तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, t -1/2 का स्क्वायर, है कि नहीं, 4, और अपॉन फिर क्या हो गया t स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो सिंपल पावर का इंटीग्रेशन है, इसको रीच करना है और वेरीफाई करना है, ठीक है ना, इस आंसर को। मतलब बेसिकली ये प्रोसीड होके पैटर्न क्या बनेगा, 11/a + ln b, ठीक है। फिर देखो यहां पे क्या करेंगे जरा देखो, t की पावर 4 + 1 अपॉन t की पावर 6 + 1 है, ठीक है। 30 सेकेंड सोचो क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं, 1 से 2 t की पावर 4 + 1 और अपॉन t की पावर 6 + 1 dt है ना। मैंने इसमें क्या किया, 1 से 2 और t की पावर 4 -t² + 1 कर लिया, t² घटा दिया। अब ये खुद से घटाया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, बिल्कुल अच्छा फील हुआ क्या। अब ये AQ + DQ पे खोलो, है ना, तो ये ऊपर वाला तो कट जाएगा। तो आपको फर्स्ट इंटीग्रल क्या दिख रहा है, 1 से 2 t² + 1, फिर प्लस और t² dt, और t की पावर 6 को फील कर लो, फील आ गया क्या। अब जैसे ही आप t की पावर 3 को u मानोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर du हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब इनफैक्ट ये तो देखो इजी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan इनवर्स t 1 से 2, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो एक 1/3 क्रिएट किया, तो इट इज u² + 1, और ऊपर क्या आ जाएगा du, है ना। और किसको माना है u, t³ को, तो 1 रखेंगे तो 1 और 2 रखेंगे तो 8। नाउ वी कैन सॉल्व, और ये वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। फिर 30 सेकेंड, लल्लू है, लो कोई आवाज़ ही नहीं आई है। π/6 से π/4 क्या करते हैं, इसको 2 sin x × cos x पहले तो लिख लिया, ठीक है ना। और देखो cot की पावर 5x को tan की पावर 5x में ले जाओ,
तो ये हो जाएगा tan की पावर 10x प्लस, ठीक है ना, और ऊपर tan की पावर 5x और dx, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, पाई बाई 6 से पाई बाई 4, और यहाँ एक tan x हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए एक कॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली पता है ये क्या बन गया, हाफ तो बाहर आ गया, रुको एक सेकेंड, हाफ बाहर आ गया, और पाई बाई 6 से पाई बाई 4, और ऊपर tan की नेट पावर हो गई 4, और 2 कॉस ऊपर जाके क्या बन गया, sec स्क्वायर x dx, काम हो गया क्या। और tan की पावर 10x को लिख लो का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो अब ये अपने पास सीधा चेंज हो जाएगा, जो भी है कंपेयर करेंगे, और आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। सबको आंसर तक रीच करना। देखो ये जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 30 सेकेंड सोचो। चलो देखो मैं क्या करूँगा, ये अपने पास मान लो i है, तो i को मैं लेके चला, और 0 से 1 x की पावर 4, और ये जो 1 माइनस एक्स की पावर 4 है ना, इसको मैं लिख लेता हूं, अरे ध्यान दो, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर खोल दो, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा पता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इस पे कितने पावर आ गए, 2। फील आ गया क्या, कितना ठंडा रिस्पॉन्स है, हा? अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल लो, ठीक है ना। तो जैसे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोलोगे तो देखो ये क्या हुआ, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, माइनस 4x इंटू, अब गौर करो तो इन दोनों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मस्त इसको हम यहाँ रोकते हैं, और नीचे क्या डाल दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, कौन सा, 4x स्क्वायर, और बाहर एक x की पावर 4, तो बेसिकली क्या हो गया, इसके साथ प्लस 0 से 1 और 4x की पावर 6, और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहां मैंने क्या करा, ये तो लल्लू सा इंटीग्रल अब हो गया 0 से 1 और क्या, x की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है ना, dx। अब ये तो पावर का इंटीग्रल हो गया। अब देखो यहाँ 4, और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 0 से 1 और x की पावर 6 के साथ प्लस 1 माइनस 1। फील आ गया क्या, बात समझ में आई, क्या हो गया। अब जैसे ही फर्स्ट के साथ सेपरेट करोगे तो फिर कट जाएगा, पावर का इंटीग्रल हो जाएगा, और दूसरे का 6 के साथ ये क्या है, tan इनवर्स x है। इसका आंसर क्या आ रहा है, ए। सबको आज के आज रीच करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये तो इजी है, e की पावर x को क्या करेंगे, t, और ये जाना पहचाना दिख रहा है, फैक्टराइज है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको हम लिख लेते हैं 0 से इन्फिनिटी e की पावर x, और सॉरी e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 2, e की पावर x प्लस 3, और इंटू e की पावर, ठीक है ना। अब e की पावर x को क्या सब्स्टिट्यूट कर लो, t, तो 0 से इन्फिनिटी, सॉरी 1 से इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया, dt, और अपॉन t, t प्लस 1, t प्लस 2, t प्लस 3। याद है क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो यहाँ पर देखो 1 से इन्फिनिटी में क्या आ जाएगा, t, इसको काट के 0 रखो सब जगह, तो कितना आ गया, 1/6, तो 1/6 अपॉन t, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड को काट के हर जगह -1 रखो, तो कितना हो गया, 2 - 1, 3 - 1 और -2, तो -2/t प्लस 1। फिर थर्ड को काट के -2 रखो, तो थर्ड को काट के -2 रखते हैं, तो ये हो गया -2 - 1 2, इसमें 1/2, अच्छा इसमें भी ना, हाँ सॉरी 1/2,
और इसमें प्लस 1/2 t+2, ठीक है ना। और फाइनली इसमें -3, इसको काट के रखो तो -3 -2 -1/6 और नाउ वी कैन